हेडिंग क्या थी बेटा आंसर में? गोलीय दर्पण से, अब ध्यान से सुनना बेटा, संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें से नंबर 1 हेडिंग हम बना चुके हैं ध्रुव, जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है? पोल। पोल कहते हैं अपन इसको, ठीक। अब ये बताओ, जिन्होंने कहा कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, अब इस पे अगर अपने को ध्रुव शब्द यूज करना है तो पहली बात तो ये, अब दोनों दर्पणों पे लागू, देखो ध्यान से कि ये जो दर्पण है इसके पीछे क्या होगी? पॉलिश होगी ना। जो कोई भी मिरर होता है तो मिरर के जस्ट पीछे अपन क्या लगाते हैं? पॉलिश रहेगी मिरर के जस्ट पीछे, ठीक है। अब देखो तो ये बैक साइड का जो हिस्सा है ये वाला खास करके, इस पर क्या रहेगी? पॉलिश, जो बनवा चुके हैं आपको। मध्य बिंदु को क्या कहते हो? पी, जिसका हिंदी नाम क्या होता है? ध्रुव। इसका भी हिंदी नाम बता चुके हैं आपको, द्वारक या रेखीय, लिखे रखे हैं आपके पास, कल के चित्र हैं, रेखीय द्वारक है। और इसकी भी हिंदी कर रखी है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये जो इंग्लिश है इसकी हिंदी हम लोगों ने कर रखी है मुख्य अक्ष। चित्र तो बन ही चुके हैं, सेम वही काम यहाँ हुआ। उसमें इसका हिंदी नाम क्या है भाई? द्वारक या रेखीय द्वारक, ठीक है, ये वाले का। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये, इसका नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता, नाम देख लेना, नाम पूरे हो गए हैं कि नहीं। और ये जो मध्य बिंदु है खास करके ये, इसका नाम क्या है यहाँ पे? ये पॉइंट का बेटा ध्रुव है। मुख्य अक्ष तो सेंटर लाइन है, ये जो बीच की रेखा होती है ना, ये वाली जो सेंटर में से जाती है पी और सी से, इसका नाम क्या होता है हिंदी में? नामकरण हम किसी भी एक दिशा में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें इधर है उसमें उधर है, ये पूरी लाइन का ही नाम है। और बीच का जो पी पॉइंट है जहां बीचों बीच है सभी में वो ये, सभी दर्पणों में एक सा है, ठीक है। सी का भी यहाँ हिंदी नाम लिखवा देते हैं जी। हिंदी नाम क्या है भाई? वक्रता केंद्र। अब पहली परिभाषा हमारी क्या आई है? ध्रुव। किसी एक चित्र को ले लो, कॉमन चीज है। ये दर्पण कौन सा है भैया? गोली, गोले में से बना है ना। अच्छा, ये इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं और ये मध्य बिंदु है, बस यही परिभाषा है। डेफिनेशन ही यही है कि गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसीलिए दर्पण बनाते समय मैंने कहा विषम संख्याओं का उपयोग करें, 3, 5, 7, 9, ताकि जिस ठीक सेंटर में आ सके। अगर ये बीचों बीच नहीं हम बनाएंगे चित्र में तो परिभाषा हमारी गलत हो जाएंगी, क्योंकि हिंदी में लिख रहे हो मध्य बिंदु को और चित्र में मध्य दिखाई नहीं दे रहा अपने को, ठीक है ना, लाइनों पे। और वो कॉपी पे भी परीक्षा में लाइनें आती हैं तो आप आड़ा तिरछा डायग्राम बनाओगे, हल पकड़ में आ जाता है। वो स्किल थोड़ी होने जरूरत होती है, वो लाइनों से हल चेक कर लेते हैं, देखते ही समझ आ जाता है। अब जैसे कोई भी चित्र को अपन गलत तरीके से बनाए, मान लो ये है, कोई भी चित्र को अगर अपन गलत तरीके से लेते हैं और ये ऐसे है, देखो जल्दी में मान लो किसी ने यूं खींच दिया, अब देखने वाले को जिसका ठीक ठाक नजर है वो हल पकड़ लेगा कि ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये वाला कम। इसमें किसी स्केल या उनकी जरूरत नहीं है उनको, वो तो हल नजर से पकड़ में आ जाता है। अब यहाँ कैसे नजर में आ रहा है कहाँ सेंटर है? क्यों? नाप के बनाई गई चीजें हैं, है ना। एक बार को प्लेन पेपर में तो भी दिक्कत आए, इतनी जल्दी पकड़ में ना आए, आ तो उस पर भी जाता है, लेकिन लाइनिंग पे तो और जल्दी है, लाइनें दिखाई देती हैं उन्हें। खैर, तो क्या परिभाषा बनी? दोनों पे लागू होगी कि जो गोली डॉट डॉट तो ये बताता है कि पहले ये कांच का खोखला गोला था, अब हमने उस पूरे गोले में से मात्र इतना हिस्सा काटा है जो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक ब्लैक है ये वाला। सेम ऐसे यहाँ पूरा गोला था, अब केवल इतना रह चुका है। तो लिखो इसमें नंबर 1 पे लिख दो ध्रुव, ब्रैकेट में पोल, और लिखिए गोलीय दर्पण की पहली हेडिंग ध्रुव है, और लिखो गोलीय दर्पण की
परावर्तक सतह के गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही दर्पण का, इसमें गोली दर्पण को अंडरलाइन करो, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हाँ, क्या लिखा बेटा? गोलीय दर्पण को अंडरलाइन करो। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं, फुल स्टॉप। इसे संकेत P से, बड़ा P बनाओ इन्वर्टेड कॉमा में, इसे संकेत कैपिटल P से प्रकट करते हैं। इसे संकेत P से प्रकट करते हैं। प्रकट, प्रदर्शित, जो ठीक लगा वो लिख लो। प्रदर्शित करते हैं। क्या परिभाषा देखो चित्र से आई क्या? ये कोई भी चित्र सामने देख लो, वो जो तुम्हारे पास है वो ये है, कल बनवा चुके हैं। जनरल परिभाषा है कि गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है उसके ठीक मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। वो इस पे भी लागू है और इस पे भी। अब मान लो एग्जाम में उन्होंने कहा अवतल दर्पण का ध्रुव परिभाषित करो, तो जहां गोली शब्द लिखा है अवतल लिख दो। भाई गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो, अवतल और उत्तल। अगर वो अवतल पूछते हैं तो गोली शब्द हटा के अवतल लिख दो। वो कहता है उत्तल दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। अरे मैंने जनरल आपको गोली दर्पण लिखा दिया भाई। ये बताओ, आपको मैंने इसीलिए आज पढ़ने को बोला था, गोली शुरू में पढ़ा भी आपने। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक का नाम अवतल दर्पण और दूसरे का नाम, अब अभी परिभाषाएं आप इसकी लिख रहे हो। अगर परीक्षा में इसकी कहे तो इस शब्द को हटा के ये लगा दो, इसकी कहे इसको हटा के ये लगा दो, बस इतना सा काम होना है। अवतल की पूछेगा तो केवल ये चित्र बन जाएगा, उत्तल की पूछेगा तो केवल ये बनेगा, गोली कहेगा तो चित्र दोनों बनेंगे, परिभाषाएं एक बार में काम हो जाएंगे। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? तो इसमें गोली दर्पण शब्द आंसर में जहां आया है उसे अंडरलाइन कर लेना, ताकि वो अपने को ये समझ आए कि अगर वो कभी अवतल की पूछते हैं कि अवतल दर्पण के लिए निम्न परिभाषित कीजिए, तो फिर वहां गोली मत लिखना। गोली के दो प्रकार हैं, इस शब्द को हटाओ और गोली की जगह अवतल लिखोगे तो अवतल की बनी, उत्तल लिखेंगे तो उत्तल की। तो क्या बनी परिभाषा? बोल के बताओ, बिना देखे, चित्र देख के बोलना है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही उसका, अच्छा परावर्तक सतह इसे क्यों कहते हैं? कि इससे परावर्तन होता है। जो पॉलिश वाली सतह होती है वो परावर्तक ही तो होती है, वो तो इसमें ये परावर्तक है ना। वो बात अलग है कि प्रकाश पड़ेगा तो यहां से लौटेगा, मतलब जैसे ये लाइट जो आई, अभी आपको बिगाड़ना नहीं है कुछ भी फिगर, तो ये लौटेगी, लेकिन सतह तो परावर्तक ही कहलाएगी ना, परावर्तन करती है इसलिए। चलिए अब लिखो नंबर 2, सेकंड वाली हेडिंग बनाओ। देखो क्वेश्चन में क्या हेडिंग है, बिल्कुल सही, वक्रता केंद्र। हेडिंग नंबर 2 है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसे। वक्रता केंद्र, वो तो केंद्र तो तुम जानते हो, सेंटर का नाम सी से क्यों प्रकट करते हैं। अब रुको, लिखना है इंग्लिश लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर की तो लिखी लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। देखो भैया इसमें क्या करना अपने को, जरा इस पर ध्यान दीजिए कि अगर ये गोला, लिखना नहीं कुछ अभी, अगर ये गोला होता पूरा तो इसे हम केंद्र कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल वो बात भी सही है।
और ये दूरी यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये दो बातें बिल्कुल पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको पूरा गोला तो नहीं लिया है, दर्पण में तो सिर्फ ये हिस्सा लिया है। उत्तल अवतल से कुछ नहीं होना, वो तो टर्न ऐसे आएगा कि ये, तो इतने हिस्से को वक्रता कहते हैं। वक्रता मीन्स टेढ़ापन, कर्व। भाई दर्पण में पूरा गोला होता तो हम इसे हिंदी नाम क्या कहते, केंद्र। अब ये पूरा गोला तो नहीं है, गोले में से कोई भी छोटा हिस्सा काटोगे तो उसमें टेढ़ापन तो रहेगा। जैसे ये गोला है, अब आपने इसके ऐसे सेक्शन कर दिए, तो मैंने अगर इतना हिस्सा लिया है तो ये, अगर ये वाला लिया है तो ये लियोगे तो ये, मतलब सभी प्रत्येक हिस्से में क्या आएंगे, वक्रता। तो केंद्र तो अब भी वही है ना, इस वक्रता का भी केंद्र वही है। इस बात को नहीं समझ आ रही तो ये बताओ, गोले में सेंटर है, क्या सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं गोले में? बिल्कुल सही। मतलब अगर हम गोले के चाहे कितने भी खंड कर दें, टुकड़े कर दें, क्या उसकी त्रिज्या कभी बदलती है? नहीं बदलती। तो जो त्रिज्या गोले की होती है वही इस टुकड़े की भी होगी। टुकड़ा भी तो उसी गोले का हिस्सा है ना। अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं आप एक गोले के अंदर बारीक बारीक, तो टुकड़े भी इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि गोले की त्रिज्या r है, तो इसमें से प्रत्येक जो वक्रता निकलेगी उसकी त्रिज्या भी r होगी। देखिए हर एक की r होती है। तो हुआ क्या है कि अगर गोला होता तो हम इसे केंद्र शब्द का प्रयोग करते हिंदी में और इसे त्रिज्या कहते, पर ये गोला ना होकर ये क्या है, वक्रता है। तो जो गोले का केंद्र था उसी केंद्र का नाम बदलकर इतने हिस्से के लिए इसे कहते हैं वक्रता का केंद्र। पूरा नाम है वक्रता का केंद्र, शॉर्ट कर दिया वक्रता केंद्र। माने जो गोले का केंद्र था वही केंद्र इस वक्रता का है। तो पूरा होना चाहिए, इंग्लिश तो सही लिखी है उन्होंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर माने वक्रता, ऑफ माने का, और सेंटर माने केंद्र। तो हिंदी क्या होनी चाहिए पूरी, वक्रता का केंद्र, पर वो का हटा के उन्होंने शॉर्ट में बना दिया क्या, वक्रता केंद्र। बात कुछ कुछ आ रही, थोड़ी थोड़ी समझ, कि जो गोला होता तो इसे हम केंद्र शब्द से पुकारते, केंद्र शब्द बुलाते, पर चूंकि गोला नहीं है, दर्पण एक गोले का भाग है, हिस्सा है, इसे इस मोड़ को हिंदी में वक्रता कहते हैं। तो जो गोले का केंद्र था उसी केंद्र को इतने हिस्से के लिए, दर्पण के लिए, इसी का नाम, चीज वही है, उसी का नाम क्या हो गया, वक्रता केंद्र। भाई अगर ये ओनली केंद्र है कब, जब गोला है। अब वक्रता आ गई तो केंद्र तो वही है, उन्होंने कह दी वक्रता का केंद्र, उस वक्रता का। तो क्या परिभाषा बोलूं मैं, कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है, जो गोली दर्पण जो है जिस खोखले गोले का एक हिस्सा है, उस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर सुने, गोली दर्पण क्यों कहा, गोले में से बनाया है, कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है। भाग क्यों कहा, एक बड़ा पेज रजिस्टर का आपने कैंची से छोटा हिस्सा तो काट दिया, तो वो क्या कहेंगे, यह टुकड़ा कागज का एक भाग है। टेलर ने कपड़े में से अपना सिलवाने के उसने कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा हटा दिया, या कहीं से कहीं फट गया, और वो जहां फटेगा अगर एग्जैक्ट वही टुकड़ा है तो रखोगे तो उसी के ऊपर सेट हो जाएगा। हिस्सा किसका है कहना, उसी का है। दीवार में से ईंट निकाली आपने किसी जगह से, उस ईंट को फिर से वहीं लगाओगे, बिल्कुल वैसा का वैसी फिक्स हो जाएगी, साइज वही है ना। वो प्लास्टरिंग वगैरह अलग चीज है, लेकिन जो उसका साइज होता है वो और किसी से मैच नहीं करेगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले का जो केंद्र है उसे ही इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं। माने बात इतनी सी है कि जो गोले का केंद्र था उसी केंद्र का अब नाम इस हिस्से के लिए क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इसको देखिए डेफिनेशन से, यहां से देखें कि ये डॉट डॉट ये बताता है कि जब ये पूरा गोला था तब इसे हम केंद्र शब्द कहते हैं। अब केंद्र तो वही रहा क्योंकि त्रिज्याएं गोले में बदलती नहीं है, और ये भी इसी का ही हिस्सा है। तो जो गोले का केंद्र था वो इतने इसका भी केंद्र है, ये थोड़ी बदल जाएगा, वो उसका एक क्या है, हिस्सा है। जैसे देखो वही हालत होती है कि छोटे में, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते समझ नहीं होती ना, तो अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा छोटे ने लड़ गया,
मेरी मम्मी है, तो बड़ा वाला कहेगा तो मेरी नहीं है क्या? फैक्ट समझिए, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का ही हिस्सा है। अरे दो भाई हैं, बहन है, या उनमें आपस में लड़ाई होगी, वो कहेगा मेरी मम्मी से मत बोलो, वो कहेगा क्यों, मैं तो अपनी से बोल रहा हूँ। तो बात तो दोनों सत्य है, क्योंकि वो भी वहीं से है, वो भी वहीं से है, दोनों के हैं। तो ये टुकड़ा भी तो यही कहता है कि मैं भी तो गोले का हिस्सा हूँ। अलग हो गया तो क्या हो गया, मैं गोले से आपने काट दिया, अलग कर दिया, तो उससे जो थोड़ी कुछ हो गया, तो सेंटर मेरा अभी भी वही है, क्योंकि मैं वहीं से जन्म है मेरा, मैं कटा ही वहीं से हूँ। इसमें से आपने अलग कर रखा है मेरे को। तो गोलीय दर्पण, बोलो, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के जो केंद्र है, उसे इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र, क्योंकि दर्पण में वक्रता है, दर्पण में इतना हिस्सा, तो जो सेंटर गोले का था, बस उसी सेंटर को इसके लिए नाम बदलकर क्या कह दिया, वक्रता केंद्र कह दिया। ठीक है, केंद्र क्यों नहीं बदलेगा, मैंने कारण दिया आपको कि केंद्र नहीं बदल सकता, कि गोले में इन्फिनिटी त्रिज्याएं हो सकती हैं, तो सेंटर कभी नहीं बदलते। तुम चाहे कितने भी आप इसके खंड कर दो, जैसे कि यहां आपको करके दिखाए कि अगर इसकी त्रिज्या आर है, इसकी, तो ये भी आर होगी, सभी आर है। अब तुम चाहे ऐसे अलग कर लो, चाहे इतने हिस्से को अलग करोगे तब भी सेंटर यही, आप ये वाला देखोगे तब भी सेंटर यही, रेडियस नहीं बदलेंगे, त्रिज्याएं कभी नहीं बदलती। साइकिल में ताने लगी होती है ना, साइकिल की रिम होती है, रिम टायर चढ़ा होता है, उस पर कोई से भी तान उठा लेना, सभी तानों के जो साइज हैं बराबर निकलते हैं। अब रिम का कोई सा भी हिस्सा तोड़ दो, कट कर दो ग्राइंडर से, प्रत्येक हिस्से की जो तान की त्रिज्या होगी वो बराबर ही होगी। मीनिंग आ गया समझ में इसका? लिखो अब इसमें, अब लिखते में समझिएगा, आ जाएगी। गोलीय दर्पण, इसको अंडरलाइन करें फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कॉमा, कॉमा लगाइए, उस खोखले गोले के केंद्र को ही, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही, खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, फुल स्टॉप। इसे संकेत कैपिटल वाला सी बना दो इन्वर्टेड कॉमा में, इसे संकेत सी से प्रकट करते हैं, कैपिटल सी बनाना, इसे संकेत सी से प्रकट करते हैं, इन्वर्टेड में ले लो सी को, लिखा भी है देखो। अब एक बार चित्र से जरा मैच कर लो, वो चित्र अपनी कॉपी का खोलना, परिभाषा पढ़, हो सके तो, नहीं है तो चित्र बोर्ड पर देख लो, परिभाषा वहां पढ़ लो। कॉपी से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, वो इसलिए कि आपको देखने की आदत आएगी। पन्ना पलटते जाओ, अपनी ही कॉपी से पढ़ें, बोर्ड वाली चीज हट जाएगी। एक दो बार पढ़ो, चित्र से बोलना आना चाहिए। मैं वेल बुलवाऊंगा लास्ट में डेफिनेशन बीच बीच में। चित्र देख के निकालने का प्रयास करो, कोई भी एक चित्र ले लो। नहीं आया? अच्छा ध्रुव की बोलो जल्दी, परिभाषा याद हुई कि नहीं? यहीं की यहीं हो जाएगी। ध्रुव बोलो देख के। गोलीय दर्पण की परावर्तक जो सतह है, मध्य बिंदु को उसका ध्रुव, इसमें बोलो वही। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर? अगली परिभाषा लिखो, देखो एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग, नंबर नेक्स्ट। अच्छा फिर से वही बात, गोली की जगह अगर वो अवतल का है, यहां देखिए बेटा दो प्रकार है, तो गोली दर्पण हटा के क्या लगा देना, अवतल, तो अवतल की हो गई, और इसको हटा के ये लगाओगे तो
कहे तो, अपने आप नहीं, वो जनरली गोली की पूछते हैं, गोली लिखो, पर परेशान करने को कभी कभी लिखते हैं अवतल दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित करो। अब रटी हुई है, अगर ये गोली दर्पण लिख दो, जीरो जीरो धर देगा, क्योंकि उसने क्या पूछी, अवतल, और तुम क्या लिख रहे हो, गोली। तो वहां शब्द में क्या परिवर्तन करना है कि गोली हटा के अवतल करना, इसीलिए तो प्रश्न दिया था, नहीं तो गोली ना लिख देता वो। अब तुम कहोगे वो तो गोली में अपने आप आ गया, ऐसा नहीं होता, गोली के तो फिर दो आते हैं। विशेष ध्यान रखेंगे इस चीज का कि इसके चूंकि दो प्रकार हैं, तो इस शब्द को ये हटाओ, ये लगा दोगे तो अवतल की पूरी हो गई, ये लगाओगे तो ये, और जनरल परिभाषाएं गोली की। अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता, नेक्स्ट परिभाषा नंबर देखो, लिखो फटाफट। वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, रेडियस कहते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा सुनो, वक्रता त्रिज्या, हाँ वक्रता माने टेढ़ापन होता है, तो टेढ़े की त्रिज्या है ना वो। भाई ये बताओ, गोला अगर है तो आप कह रहे हो गोले की त्रिज्या, इसे क्या बोलोगे, गोले की। अब मैं ये कहूंगा तो ये वक्रता है, तो ये सेंटर वही है, तो ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। पूरी परिभाषा बिल्कुल नकल है इसकी, केंद्र की जगह त्रिज्या शब्द का प्रयोग कर दो, एज इट इज, बोल के दिखाओ उस उत्तर को देख के। मैंने वक्रता केंद्र लिखाया है, आप उस परिभाषा को वक्रता त्रिज्या में बदलो, बोलो जरा। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और संकेत बड़ा आर होता है प्रकट करते। अच्छा, इसकी वैल्यू केंद्र, जो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। गोला होता तो इसे बेटा परिधि तो कहोगे, परिधि। यहां परिधि पर कौन बैठा हुआ है, ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, आप मत बिगाड़िए चित्र को, चित्र मत बिगाड़ें, इसे क्या कहेंगे, वक्रता। अरे केंद्र, वैसे ही सोच लो, केंद्र है जी, परिधि है, पी पॉइंट है कहां, परिधि पे। पर गोले में कोई पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम परिधि शब्द का यूज करते हैं। गोले में कोई स्पेशल चीज थोड़ा ही है, जैसे जी गोला है, तो गोले में तो कोई पॉइंट तो है नहीं, तो हमने कह दिया केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो त्रिज्या है। अब परिधि पे पता चला पी आ गया, तो गोला तो पूरा रहा नहीं, तो अब तो मैं यही बोलूंगा ना कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन परिभाषा कैसे निकलेगी, एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में लिखी जाएगी। नापने का तरीका क्या है कि P और C के बीच की जो दूरी होती है, हमेशा त्रिज्या केंद्र से नपेगी और परिधि तक नपती है, पर परिधि शब्द का यूज न करके, परिधि पर एक स्पेशल चीज है ध्रुव, इसलिए इसका नाम दे दिया। ये ना होता, बाई चांस ये ना होता दर्पण में, तो आज भी हम परिधि कहते, लेकिन परिधि कह नहीं सकते कि गोला पूरा है ही नहीं। ये डॉट डॉट तो ये बता रहा है पहले किसी जमाने में था, अब तो सिर्फ ये हिस्सा है, ये लो। अब कुछ चलो नहीं भी होता, मान कोई पॉइंट ना होता, तो आज भी हम इसको चलो परिधि कह देते, आधी परिधि है, चौथाई परिधि है, पर परिधि पे खुद एक चीज बैठी हुई है पी, तो इसका नाम लो ना। इस पूरे का काय को लपेटे में ले रहे हो, परिधि, परिधि तो पूरी है। तो लिखो परिभाषा उसको देख के। पहले तो आप अपने चित्र में बेटा आर हो सके तो बना दो, जो बनवा रखे कल डायग्राम, दोनों ही डायग्रामों में बनेगा ये। कंपलसरी तो नहीं है कि वो दिखाओ, पर दिखा दोगे तो उससे आपको पूरी परिभाषाएं निकल आएंगी। लो सी की सीध में बिल्कुल थोड़ा नीचे रखना, दिखाई दे जाओ, देख लेना उसमें। दोनों ही डायग्रामों में आर दिखाना है, ऊपर नीचे कहीं भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नीचे ही दिखाना है। मतलब हमें वैल्यू दिखानी है पी और सी के बीच की गैप है। स्केल पेंसिल बेटा अपनी रखो, पेंसिल से ही प्रैक्टिस करो। यहां डायरेक्ट अब से इतने अच्छे नहीं बनते, तो यहां एक रफ पेपर पे बना लिया करो, जगह छोड़ दो फेयर पे, फिर घर पे ड्राइंग करो। पर चित्रों में कंजूसी नहीं, क्योंकि इतनी स्पीड में फेयर पे इतने अच्छे चित्र नहीं बन सकते। तो उसका वही तरीका, यहाँ रफ पे बना लो, लाइन उतनी गिन के छोड़ दो। चलो लिखो तो जरा, परिभाषा कॉपी करो। गोलीय दर्पण, लिखो गोलीय, बिल्कुल उसको देख देख के लिखना है, केंद्र की जगह त्रिज्या शब्द का उपयोग करो। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, देखो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है,
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कॉमा, उस, वहां पर क्या लिखा था, ऐसे ही लिखो, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही, देखो सेंटेंस देखो, कॉपी करेंगे, वहां पे देखो क्या लिखा था, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही, वो तो कॉपी कर रहे हैं उस लैंग्वेज को, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, फुल स्टॉप। इसे संकेत कैपिटल वाला आर बना दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में बड़ा आर, इसे संकेत कैपिटल आर से, रेडियस कहते हैं इसलिए, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर फॉर रेडियस, इन्वर्टेड में लिया करो संकेतों को हमेशा, आर से प्रदर्शित करते हैं, फुल स्टॉप। इसका मान इसी में लिखो, इसी में आगे, त्रिज्या है तो वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, इसका मान ध्रुव और वक्रता केंद्र के, देखो इसका मान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होता है, इसका मान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होता है। क्या परिभाषा समझ आ रही है तो पढ़ के देख लीजिए, ऊपर की तो कॉपी है, और ये भी चीज रटना नहीं, यहां देख लो, यहां से ये दिखाई दे रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे वैल्यू प्रश्नों में, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो दी होगी प्रश्न में, वही वक्रता त्रिज्या है। क्योंकि ये केंद्र होता, बेटा ध्यान दो, केंद्र होता तो ये परिधि थी, अब जो वक्रता केंद्र है तो जो त्रिज्या आएगी उसका नाम वक्रता त्रिज्या है। भाई केंद्र से वहां तक त्रिज्या, केंद्र शब्द का प्रयोग होता तो त्रिज्या होता, अब आप केंद्र ना कह के वक्रता केंद्र कह रहे हो तो त्रिज्या का नाम भी क्या होगा, उसका भी पूरी मतलब है वक्रता की त्रिज्या, वक्रता मीन्स टेढ़ापन, कि जो त्रिज्या गोले की थी अभी भी वही त्रिज्या इस हिस्से की है, वक्र हिस्से की है, वक्र, वक्र मीन्स कर्व। परिभाषा देख लो, चित्र से देखो निकालना, आप अपना डायग्राम अपना वाला देखो स्वयं का, इतना ध्यान से पढ़ो कि बेटा दिमाग में हल्की हल्का काम हो जाए। वो चित्र कोशिश करो कि कॉपी से देखो ताकि घर पे भी आदत आए, बार बार बोर्ड देखोगे दिक्कत आएगी। आ गया क्या? अगली देखो परिभाषा कौन सी है बेटा, क्रम से देखते चलना, बोले कौन सी, लिखो हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट मुख्य अक्ष, एक लाइन छोड़ के डालो हेडिंग, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जरा देखना भैया चित्र से, चित्र देख के परिभाषा बोलो, किस किस को जोड़ने वाली रेखा, कहां से होकर जाने वाली, जरा देख ले भाई। ये है कि देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है, दोनों ही चित्रों में है वो लागू, मतलब जो बीच की जो सेंटर लाइन है ना पूरी पूरी कितनी भी बड़ी बनी रहे, बस पी और सी से होकर जो रेखा गुजरेगी वही उसका क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। दोनों चित्रों में देखो नामकरण आपको खुद दिखाई दे रहे हैं, ये बीच की रेखा मुख्य अक्ष है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये नामकरण नहीं बदलेंगे। लिखिए गोलीय, मुख्य अक्ष में डैश करके लिखो, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण फिर से अंडरलाइन, इसकी जगह आप समझ पा रहे हैं दो शब्दों का प्रयोग वो कर सकता है, अगर अवतल कहे तो इसकी जगह अवतल, उत्तल कहे तो उत्तल। लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही, जाने वाली रेखा को ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। कॉमन बात हो गई, दर्पण में तो सारे कंट्रोल है गोल वाले। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो इसका कोई संकेत नहीं होता बेटा, ये तो लाइन है। नहीं तुमको कई और फ्लो में पूछते हैं हमसे, सर वो वक्रता केंद्र का सी बताया, त्रिज्या का आर, पी का ध्रुव का पी, तो मुख्य अक्ष का, मैंने मुख्य अक्ष कोई संकेत है? लाइन है वो तो। साफ साफ कह रहे हैं कि पी और सी से होकर जाने वाली रेखा। अब रेखा का कोई संकेत थोड़ी होता, वो तो ड्राइंग करके दिखानी पड़ती है। कोई कहे सरल रेखा खींचो, तो सरल रेखा तो खींच सकती है, पर सरल रेखा का संकेत थोड़ी है, वो तो इसी को संकेत कहोगे जो ड्राइंग हो रही है। ऐसा ABCD में अल्फाबेट नहीं होता कोई इसका। क्या चित्र से आ रही कि नहीं परिभाषा? मुख्य अक्ष की बोलो। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ये हैगा ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली परिभाषा देखो, प्रश्न में देखो अपने। द्वारक लिखो, रेखीय द्वारक या द्वारक। अगली परिभाषा है रेखीय द्वारक। प्रश्न तो कल लिखा दिया था, रेखीय द्वारक या द्वारक, ये लिखा है नाम। अच्छा ये बताओ, द्वार शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? गेट कहते नहीं हमने, हमारे द्वार पे मत आया करो, हमारे दरवाजे पे मत करो। द्वारक शब्द का मतलब है कि ये दर्पण का एक गेट है, गेट के जैसा है, क्योंकि प्रकाश यहां से आ सकता है और टकरा के जा भी सकता है। जैसे हम अपने घर के दरवाजे के अंदर आ भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे बाहर, ऐसे प्रकाश के लिए ये एक द्वार है। इतना हिस्सा ये यहां से लेके यहां तक, ये डॉट डॉट शो कर रहे हैं ये। तो ये जो परावर्तक सतह होती है ना, ये इसका व्यास है। जैसे मान लो कि ये गोला है, तो ये पूरा अगर हम देखें तो एक डायमीटर कहलाएगा कि नहीं, व्यास। तो गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है, उस सतह का जो व्यास होता है डायमीटर, उसी को हम उसका द्वारक कहते हैं। अब इसका नाम रेखी क्यों पड़ा? कि इसका मापन हमेशा एक रेखा में होगा, सीधा सीधा, इसलिए नाम क्या पड़ा? क्या बोला जी? देखो डॉट डॉट पर मत जाओ, वो तो ये बताता है कि पहले किसी जमाने में जो गोला रहा करता था, अब कुछ नहीं बचा, अब केवल इतना हिस्सा है। तो इस सतह की जो व्यास है, जैसे चांदा है ना आपके पास, चांदा, वो कोण नापने का बिल्कुल ये सेम यही बनावट होती है, डी जैसी। तो अब कोई कहे कि कितना मोटा है, तो आप इतना हाथ रखोगे, कहोगे साहब यहां से लेके यहां तक इसका व्यास है। अब इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर मेरी पहली बात खत्म हो जाए, फिर आप पूछिएगा, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए कि सर व्यास शब्द का प्रयोग तो तब करते हैं जब रेखा केंद्र से होकर गुजरे, है ना। जैसे गोला है, गोले में क्या होगा, ये गोला है, ये सेंटर है, तो व्यास तो तब कहोगे ना कि जब यहां से रेखा गुजरे, तभी तो व्यास कहेंगे। अच्छा, इसको छोड़कर कहीं से भी गुजरे तो उसे क्या नाम देते हैं गणित में? जीवा, कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ये छोटे क्लास की बात है, थोड़ा गंभीरता से ये बात उन्हीं के दिमाग में खोपड़ी में घूमती है जिनको ये दोनों चीजें समझ आती हैं। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन देखो, मुझे कहते हैं साहब व्यास तो तब कहते तब ये डॉट डॉट लाइन यहां से गुजरती, या तो परिभाषा पढ़ने के बाद क्या लगता है कि डेफिनेशन गलत है या चित्र गलत है, कोई एक तो गड़बड़ है। अब जनरली क्या होता है कि परिभाषा लिखी है तो कहते हैं चित्र में गलती हो गई, और कई लोग अपनी बुद्धि लगाकर, ज्ञान लगाकर इस डॉट डॉट को यहां से गुजार देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं इसको, यहां तक उठा के यहां से गुजार मारेंगे, कहेंगे अब सही बन गया चित्र, सर से गलती हो गई, सर ने ध्यान नहीं दिया, हमने सही कर दिया। अरे भाई साहब, व्यास शब्द गोले का है, ये गोला रहा ही नहीं, सेंटर से कैसे खींच दोगे, हवा में लटकाओगे क्या चित्र को? आप ये बताओ, जी गोला था तो ये केंद्र था, बिल्कुल हमने आपकी बात मान ली। अब मैंने सिर्फ जे सेक्शन उड़ा दिया, इतने हिस्से को अलग कर दिया, ये सेंटर तो अब भी यही है। अब ये बताओ, व्यास तो यही नापूंगा, केंद्र गोले का व्यास है वो। गोले का व्यास कब कहोगे? जब गोले के केंद्र से होकर रेखा गुजरे। मैंने गोला शब्द नहीं करा, मैंने कहा सतह का व्यास, जो सतह बची है, जितनी बच गई, ये
इसका व्यास बोला है, स्पेशली बोल रहा हूं, ये जीवा नहीं है। गोला पूरा होता तो ये चीज व्यास कहलाती, और ये इसको छोड़कर जहां से भी गुजर रही हैं ये सब जीवाएं हैं। लेकिन वो गोला रहा ही नहीं, गोला है कहां, वो तो ये हिस्सा रह गया, सतह बच गई छोटी सी। तो जो सतह का व्यास है, परावर्तक सतह का जो व्यास है, हम उसी को क्या कहेंगे, उस दर्पण का द्वारक, क्योंकि ये द्वार का कार्य करता है, प्रकाश को आने देता है और टकरा के जाने भी देता है। अच्छा, द्वारक की जो बात आ रही है इसमें, द्वारक कहां से कहां तक नापेंगे, एक परिभाषा और होती है जो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते वो लोग। देखो, जैसे मैं कुछ जो पॉलिश कर दिया, ध्यान देना बात पे। ए, इस पॉइंट का नाम बी, ये तो पी है ही परमानेंट, इसका कुछ नहीं कर सकते, सी और डी। दर्शित चित्र में द्वारक का मान होगा, ऑप्शंस देंगे वो, ए डी, माने ए से लेकर डी तक, डी पॉइंट ये है, ये ध्यान रखना, ये बीच का पॉइंट सी है और ये पी है और ये बी है। माने इनमें से ए डी होगा कि ए बी होगा कि ए पी होगा कि बी सी होगा, माने क्या है इसमें, ए डी होगा, जो कि टोटल रॉन्ग आंसर है। अच्छा, ये बताओ, अपनी क्लास में दरवाजा है, घर का आपका दरवाजा है, गेट कितने को कहोगे, पूरी दीवार को कहोगे को बीच के हिस्से को गेट, क्यों है तो उसी दीवार पे, आप अर्थ नहीं पकड़े उस चीज का, वही तो हम बोल रहे हैं आपसे। कोई बात नहीं, अभी अपन सारे झटके यहीं सीख लो, पूरी दीवार को तो गेट नहीं कहोगे। या चलो मान लो एक दीवार में दो गेट हैं, तो आप जिस गेट से निकलोगे वही तो आपके लिए दरवाजा है ना। यहां दरवाजा प्रकाश से काउंट होता है, ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा कितने 15 फुट चौड़ा गेट है, तुम निकल तो 2 फुट में सी रहे हो। किसी के यहाँ भाई दरवाजे का साइज बहुत बड़ा, मकान है, उसने बहुत चौड़ा गेट लगा रखा, मेन गेट जो कार वार रखने के होते हैं, तो जब भी हम बाइक निकालते या खुद निकालते, दोनों गेट तो कभी आज तक नहीं खोले किसी भले आदमी ने, खोलने को मना ही नहीं है, लेकिन काय को खोलेगा, उसे मालूम है एक पल्ला खोलूंगा निकल जाएगी मेरी गाड़ी। दोनों दरवाजे है, दोनों पल्लड़ कब खोलेगा, जब कोई चौड़ी चीज या चौड़ा सामान निकालना हो। तो द्वारक शब्द का प्रयोग उतने के लिए करो जितने पर प्रकाश पड़ता है। बीसी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रकाश कहां से कहां तक पड़ रहा है, यहां से लेके, प्रकाश इसके ऊपर है ही नहीं, ये तो यूजलेस है, आप इसे हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ना कहना। वही बात आ गई कि हम निकलते हैं मान लो 2 फुट की चौड़ाई से, अब कोई दरवाजा 4 फुट का है, हम 2 फुट को दबा दें तो कह रहे दबा दें, हम तो 2 में से निकल जाएंगे। दिक्कत कब आएगी कि 2 की उसने 1 कर दिया तो टेंशन फैल जाएगी कि यार आप कैसे निकले। तो द्वारक शब्द प्रयोगों में हम कैसे नापेंगे, जी तो अधिकतम रेंज है, जी गलत नहीं है चित्र, ये अधिकतम क्षमता है कि प्रकाश यहां से लेके यहां तक आ सकता है, इससे अधिक नहीं। कम तो कर सकते हो, कम की मनाही थोड़ा ही है द्वारक में। अब जैसे हमने मान लो और यहां से देखो इतना हिस्से पे रेड वाली किरणें डाली, तो अब हमारा द्वारक सिर्फ ये काउंट होगा। कुल मिला के जितने भाग पर प्रकाश पड़ता है दर्पण के पे, जितने पर आपतित होती है प्रकाश, वही हिस्सा द्वारक कहलाता है। ये तो रेंज है उसकी कि भैया यहां से लेके यहां तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं। वही 2 गेट लगे हैं, आपने आधा गेट खोला, पल्लड़ पूरा खोला, तो पूरे बस उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम तो हो सकता है ना। तो काउंटिंग के माने अपन कैसे गणना करते हैं इसकी, जितने हिस्से पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं बस उतने ही हिस्से को नापा जाता है, होता पूरा है। अब जैसे किसी को मान लीजिए जैसे कई हाफ शर्ट सिलवाते हैं, रेडीमेड नहीं लेते, टेलर क्या करेगा, उन्होंने कि हाफ कहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए, तो इंची टेप से यहीं तक लेगा। ये तो नहीं है कि हाथ है नहीं उसके, समझो बात को, हाथ तो पूरा है, फुल भी हो सकती, लेकिन जहां तक वो चीज काउंट हो रही है वहीं तक तो नापोगे। तो द्वारक हम कहां तक लेंगे क्वेश्चंस में, प्रयोगों में, जितने हिस्से पे प्रकाश पड़ेगा। क्लियर हुई कि नहीं। वैसे जीवा क्यों नहीं कहेंगे, जीवा इसकी थी, अगर ये गोला होता तो ये केंद्र होता, और ये केंद्र से हटके जो रेखा जाती है वो जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन चूंकि ये गोला तो रहा ही नहीं, ये तो मात्र दर्पण है, तो ये जो सतह बनी बच गई हमारी, इस सतह का जो व्यास है, डायमीटर है, इस व्यास को ही हम क्या कह देंगे, द्वारक। ये गोली दर्पण की परावर्तक सतह का जो व्यास है, सतह का व्यास,
सतह की मोटाई उसे कहते हैं। और प्रयोग करते समय जितने भाग पर प्रकाश डाला जाएगा सिर्फ वही भाग हमारे गणना में काउंट होगा। जैसे त्रिज्या के लिए आप P और C के बीच की दूरी देखते हो, वैसे ही द्वारक नापते समय जितने हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा वो दर्पण का उतना हिस्सा ही काम का रहेगा, बाकी का हिस्सा एक्स्ट्रा है, पड़ा रहने दो। कोई बहुत बड़े हॉल में एक बेड के बराबर चौड़ाई का यूज करता है तो वास्तव में उसके लिए वो यूज की जगह उतनी है सोते समय। कमरों में हमारे यहाँ भले ही कितना बड़ा हॉल हो चाहे छोटा हो, सोओगे तो खटिया बेड पे, वो कंफर्टेबल के लिए रख लेते हैं, हमारा सामान बन जाए, आराम से घूम सके। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब ट्रेन की बर्थ पर ट्रेन में जाते हो तब तो एक बर्थ पर लेटे रहते हैं, तो अपनी चौड़ाई है बॉडी की, वही तो हमारे लिए जगह है। तो यहां भी हम काउंटिंग किससे करेंगे? प्रकाश से। लिखो जरा, द्वारक रेखीय नाम क्यों दिया बेटा? रेखीय सीधा है ना, रेखा में। वैसे जीवा क्यों नहीं कह रहे, समझ रहे? कहने जीवा किसकी थी? गोला तो रहा ही नहीं, गोला कहां है? अब तो जो फुल हिस्सा इतना है तो इसकी जीवा थोड़ा ही है, इसका तो व्यास है सतह का। लिखें, गोलीय दर्पण की, डैश करके लिखो, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण फिर से अंडरलाइन, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास, इसमें फिर से अंडरलाइन करो, परावर्तक सतह के व्यास। हाँ, परावर्तक सतह, वो तो गोलीय दर्पण तो इसलिए हाईलाइट करा के अब तल उत्तल लिख सकें। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को ही उस दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को ही उस दर्पण का द्वारक या रेखीय द्वारक, द्वारक या रेखीय द्वारक कहते हैं, द्वारक या रेखीय द्वारक कहते हैं। कुछ आ रही बात समझ में? बीच में या करके एक और लैंग्वेज लिखो। वैसे हालांकि जो बहुत सरल लैंग्वेज है, एक और लिखा रहा हूं कि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते उसे। या करके लिखो नीचे, इसी में, इसी की परिभाषा है, एक और रूप है। या लिख दो या अथवा लिख दो, अथवा करके लिख लो ज्यादा ठीक, अथवा। और नीचे की लाइन से लिखो, गोलीय दर्पण का जितना भाग, गोलीय दर्पण का जितना भाग प्रकाश द्वारा, गोलीय दर्पण का जितना भाग प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है, गोलीय दर्पण का जितना भाग प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है, ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट के अंदर लिखो अर्थात, अर्थात गोलीय दर्पण के जितने भाग पर, लिखो अर्थात गोलीय दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश आपतित होता है, गोलीय दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश आपतित होता है, ब्रैकेट बंद, उसे ही उस दर्पण का, उसे ही उस दर्पण का द्वारक, उसे ही उस दर्पण का द्वारक या रेखीय द्वारक कहते हैं, उसे ही उस दर्पण का द्वारक या रेखीय द्वारक कहते हैं। जरा इसको पढ़ के देखो, अथवा वाली परिभाषा को। मैंने जो इससे समझाया था अभी चित्र से। प्रकाशित का मतलब प्रकाश पड़ना, जितने हिस्से पे प्रकाश पड़ेगा वो प्रकाशित कहलाता है। तो ये यहां बोला तो था मैंने, अभी जो प्रश्न पूछा था कि गोलीय दर्पण में B से लेकर C तक प्रकाश आपतित है, तो B से लेकर के C तक का जो हिस्सा है वो द्वारक में काउंट होगा गणना में। मैक्सिमम रेंज इतनी है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन अभी द्वारक इसलिए नहीं कहेंगे कि प्रकाश नहीं है इस पे। समझ रहे बात को? जैसे कार में मान लो 4 लोगों के बैठने की क्षमता है, अकेला एक चला रहा है, तो 3 तो सीटें खाली है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे दर्पण का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो खाली पड़ा है, पर काउंटिंग में तो वहां अब कोई चलती कार में देखे कितने लोग सवार थे, वो कहेगा 1 चला रहा था ड्राइवर। ये तो नहीं कहेगा 4 थे, वो कहेगा 4 में 4 सीट थी, 4 में से मात्र ड्राइव करने वाला था, 3 खाली पड़ी।
मैं कहूंगा दर्पण तो इतना बड़ा था, पर दर्पण में प्रकाश केवल बी से लेकर सी तक पड़ रहा है, इसलिए इस दर्पण में द्वारक की कैलकुलेशन करते समय हम लोग सिर्फ बी से लेकर सी तक की लंबाई नापेंगे। क्लियर बात हो गई? इसमें कौन सी परिभाषा है? अगली कौन सी, जल्दी देखो। है? नहीं, वक्रता शब्द नहीं लिखा है क्या कहीं? वक्रता कहाँ, कौन से नंबर पे? वक्रता ओनली। तो मैं पूछ तो रहा हूं बार बार आप लोगों से कि क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, बोला तो करो उसमें जाके। वक्रता छूट गई। मैं तब से सोच रहा हूं वक्रता कहाँ चलेगी इसमें। मैंने अब आ रही होगी, अब उसका खेल ही खत्म कर दी। कोई हेडिंग मिसिंग हो रही है तो बोला तो करो इसके बाद। ये मैं पूछ भी रहा हूं किसके बाद हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। कौन से नंबर की थी वो? तो तीसरे पे क्या लग गया वो? अरे यार तुम वो बार बार आप कॉपी से पूछ रहे हैं, यहाँ सामने मेरे प्रश्न है नहीं ना वो चीज को। मैं बार बार दिमाग लगा रहा हूँ कि वक्रता, मैंने हो सकता आगे पीछे हो गई हो जाके। एक काम करो, रजिस्टर के टॉप पे लिखो, वक्रता को तो निपटा लो, फिर बाकी कल कर लेंगे। नंबर वही डालो जो प्रश्न में है। वक्रता 2-3 लाइन की डेफिनेशन है, बारीक अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं। कभी ऐसा हो हेडिंग में बोला करो क्रम से। मैं इसीलिए आपसे पलटवा रहा हूं पेज के भाई। अब मैं ये सोच रहा, मैंने हो सकता मैंने क्रम में ऊपर नीचे कर रखा हो। अब वो तो रेंज ही खत्म हो गई, द्वारक पहुंच गए सब। मैंने कि चली कहां गई। लिखो जरा वक्रता और डैश करके, रुको जरा। अब जरा सुनना पहले इसको, बस छोटी, यही आज की लास्ट है। अच्छा ये बताओ, वक्र ये है कि नहीं? ओ भाई यार ध्यान दे यार, ये कर्व तो ये त्रिज्या होगी। अब हाथ के मूवमेंट्स पे ध्यान देना, मुझे ये बताना कि जो त्रिज्या है वो घटेगी या बढ़ेगी। मैं कुछ एक्टिविटी यहां करूंगा, देखना ध्यान से। अब बोलो, वक्रता बढ़ी, टर्न बढ़ गया, मोड़ बढ़ गई, और क्या बढ़ गई? तो मोड़ शब्द नहीं कहेंगे ना, वक्रता कहोगे। वक्रता बढ़ी लेकिन त्रिज्या, अब उल्टा चलते हैं, देखना। त्रिज्या बढ़ रही है, वक्रता घट रही है, और ऐसे होते होते अगर यूं हो गई तो वक्रता 0। अब तो समतल हो गई भाई। ये है वक्रता, टर्न, और कम होते होते, कम होते होते जब ये 5 4 3 2 1 और 0। मतलब समतल सतह की वक्रता कितनी होती है? 0। समतल में वक्र है ही नहीं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वक्रता और वक्रता त्रिज्या उल्टी चलते हैं एक दूसरे के? देखो, वक्रता बढ़ेगी तो वक्रता त्रिज्या घटेगी, तो दोनों में हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं? मतलब अगर हमें रिलेशन लिखना हो इनके बीच में कि वक्रता और वक्रता त्रिज्या में, तो क्या लिखें? वक्रता इज इक्वल टू 1 वक्रता त्रिज्या। क्या यह संबंध सही है? देखना, वक्रता यदि बढ़ेगी, वक्रता यदि बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगी। उल्टा चलो, त्रिज्या अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो वक्रता, और समतल अगर हो गई तो 0। जो आपके बोर्ड में पूछा था प्रश्न कि समतल दर्पण की वक्रता कितनी होती है? 0। अब फिलअप रटें जी करें। अब जो समझा हुआ है, नहीं तो कितने ऐसे पॉइंट तुम कितने महीने याद रखोगे? समझा हुआ होगा, हल निकाल लोगे। कहना वक्रता मतलब कर्व, कहना समतल, तो कहना समतल फ्लैट करोगे, फ्लैट जो यही नहीं कहना 0, तो 0 कहोगे ना। अच्छा, समतल दर्पण की एक ईयर में पूछा उनने कि समतल दर्पण की वक्रता होती है, और अगले एक नेक्स्ट ईयर ही पूछ लिया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बताओ उत्तर। पहली साल तो वक्रता बोल जा दी है, अब जैसे तैसे वो उत्तर रट गया गाइडों में आऊ के, तो अगले में वक्रता त्रिज्या। गणित से नहीं निकाल पा रहे क्या? आर का मान निकालना जरा। आर बराबर 1 हमने ये तो जो पूछा है ना आपसे, समतल की वक्रता कितनी होती है? 0। 0 का भाग लगा दो। ए यार तुम ऐसे काम करते हो, बुद्धि नहीं चलाते। अगली साल इस पर निपटा दिया। अच्छा, फिर से वही रटा हुआ लिखा है। कहते अरे ये तो वही प्रश्न है, बाद में क्या फर्क पड़ता है? वक्रता वक्रता त्रिज्या तो एक ही है, वक्रता शब्द है। अरे ऐसा नहीं है भाई, दोनों अलग हैं। वक्रता अलग चीज है और वक्रता त्रिज्या अलग है। वक्रता मीन्स टर्न, उसकी जो वैल्यू व रेडियस है वो वक्रता त्रिज्या है। दोनों उल्टे चलते हैं। जैसे जैसे वक्रता बढ़ेगी त्रिज्या घटेगी, और जैसे जैसे वक्रता घटेगी त्रिज्या बढ़ेगी। और समतल होने पर वक्रता का मान 0, इसलिए वक्रता त्रिज्या का मान इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक, लिख दो उसमें वक्रता लिख दो। परिभाषा में क्या लिखोगे? लिखो गोलीय दर्पण की वक्रता को, मैं लिखो जल्दी से। गोलीय दर्पण की
वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम को ही, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रम बराबर लग के आता है तो व्युत्क्रम कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम को ही उस दर्पण की वक्रता कहते हैं, उस दर्पण की वक्रता कहते हैं, फुल स्टॉप। ये लीजिए, लिख दो भाई, ये है फॉर्मूला। वक्रता इक्वल टू, सामने लिखा है, वक्रता का कोई संकेत नहीं होता। वक्रता इक्वल टू, देख के लिख लो बेटा, 1/, वक्रता त्रिज्या। क्या समझ पाए कि नहीं कि समतल की कितनी होती है, क्या चीज, वक्रता। वक्रता शब्द, वक्रता पूछ रहे बेटा, वक्रता कितनी हो। समतल में वक्रता का अर्थ नहीं पकड़ोगे जब तक समझोगे नहीं दिमाग में, ऐसे रटते रहिए, कुछ नहीं होना, अगले 2 दिन बाद फिर साफ हो जाएगी। वक्रता का अर्थ टेढ़ापन है, कहीं लिख लो, शब्द टफ लगता है तो। वक्र मीन्स कर्व, वक्रता मीन्स टेढ़ापन। समतल में कहाँ टेढ़ा है भैया, समतल सतह टेढ़ी होती नहीं है, तभी तो समतल है। वक्रता का साधारण भाषा में अर्थ टेढ़ापन है, ठीक है। अब अगली परिभाषा कल देख के बताना मेरे को कौन सी लिखवानी है, तब कल करेंगे इसके आगे।